राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। शुरू करते हैं। इस ज्ञान चर्चा को शुरू करने से पहले वेदों के अधिष्ठाता जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, आयुर्वेद और योग के सभी पूर्वाचार्य और मेरे वर्तमान के आचार्य वैद्य हितेश जानी जी को चरण वंदन करती हूँ और श्री हरि से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो उनकी असीमित वाणी को, सत्य वाणी को मेरी वाणी द्वारा आपके हृदय में कहते हैं कि छुआ सके आपके हृदय को। तो ये प्रार्थना ही हम कर सकते हैं क्योंकि ये वाणी तो अनंत है, ना आदि है ना अंत है। तो ऐसी वाणी को बोलना, सुनना और समझना बड़ा कठिन होता है, फिर भी हमने एक प्रयास किया है इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा। तो अपना विषय आज का शुरू करने से पहले मैं एक बात आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम आजकल ये बात बड़ी करते हैं कि साइंटिफिकली प्रूव करो, किसी भी बात को साइंटिफिकली प्रूव करो। युग की रिक्वायरमेंट भी है कि साइंटिफिकली प्रूव करो और हर व्यक्ति पे युग का भी प्रभाव होता है। और आप और एक बात बताइए, और किस किस चीज़ का प्रभाव हम पे होता है? ये 2 मिनट हम चर्चा करते हैं तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा आज के विषय में कि वाई इट इज़ ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन, जिसकी हम चर्चा आप करने वाले हैं। आज हम जो ऋतुचर्या की चर्चा करने वाले हैं, तो पहले हमको क्या इम्पैक्ट करता है? हमारी प्रकृति। कल हमने ये सुना भी था कि पंच महाभूत होते हैं, उनसे त्रिदोष बनते हैं और वो प्रकृति गर्भ से ही बन जाती है। तो कोई डिनाई कर सकता है कि नहीं मेरी बॉडी टाइप मुझे इम्पैक्ट नहीं करती है। वात प्रकृति वाला, उसको वात के हिसाब से बीमारियां ज़्यादा होती हैं, पित्त प्रकृति को पित्त के हिसाब से रोग होते हैं ज़्यादा, कफ वाले को कफ के रोग ज़्यादा होते हैं। तो प्रकृति हमको इम्पैक्ट करती है। दूसरा कौन सा पैरामीटर हमें इम्पैक्ट करता है? अवस्था, हमारी एज। कौन कहता है कि मुझे एज इफेक्ट नहीं करती? मैं बच्चा जो था, जो बचपन में मैं कर सकता था, क्या वो अब कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अवस्था के अधीन हूँ, मैं इस अवस्था के अधीन हूँ। नो वन कैन डिनाई दिस। अमेरिका वाला भी डिनाई नहीं कर सकता कि मैं अवस्था के अधीन नहीं हूँ। तो अवस्था भी हमको इम्पैक्ट करती है और अवस्था में भी, अवस्था को पंचमहाभूत भी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे पंचमहाभूत हम बने हैं, पंचमहाभूत से सृष्टि है, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो सब चीज़ों को पंचमहाभूत इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो वात पित्त कफ का इम्पैक्ट सब जगह है, तो अवस्था को भी वात पित्त कफ का इम्पैक्ट है। जैसे आपकी बाल्य अवस्था है तो कफ ज़्यादा होता है, जब आप यंग एज में आते हो तो एक्ने होते हैं आपको, तो पित्त ज़्यादा होता है। जब आप वृद्धावस्था में आते हो तो वात ज़्यादा होता है। तो वात पित्त कफ का इम्पैक्ट अवस्था पे भी पड़ता है। तो यदि कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है और वृद्ध अवस्था का है और ऋतु भी वात की चल रही है, जो मैं भी बताऊंगी, अभी ऋतुचर्या का मैं भी वर्णन करूंगी कैसे वात पित्त कफ उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर वात प्रकृति के हम हैं, हमारी अवस्था भी वात वाली है, ऋतु भी वात वाली चल रही है, तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते उससे। तो आपको प्रकृति इम्पैक्ट करती है, आपको आपकी अवस्था इम्पैक्ट करती है, आपको देश इम्पैक्ट करता है। आप कहते हो मैं ना गुजरात में जाता हूँ ना, 2 दिन तो पानी चेंज होता है, मज़ा ही नहीं आता। क्यों कहते हो ये? कि हाँ बाहर जाके 2 दिन तो एडजस्ट करने में लग जाते हैं, पानी बदल जाता है ना, तबीयत खराब हो जाती है। तो ये शब्द क्यों आए? क्योंकि देश ने हमें इम्पैक्ट किया, क्योंकि वहाँ की जलवायु पंचमहाभूत की अलग थी, यहाँ की पंजाब की जलवायु पंचमहाभूत के हिसाब से अलग थी। तो वात पित्त कफ का वेरिएशन हो गया था, उसके कॉम्बिनेशन का वेरिएशन हो गया था। तो आपकी बॉडी को एडेप्ट करने में समय लगा। तो क्या ये आपकी हेल्थ नहीं बनाता? तो हमारे हेल्थ बनाने वाले पैरामीटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिकली प्रूव करो। फिर मैं आगे बताऊंगी कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली इसमें। तो हमको प्रकृति इम्पैक्ट करती है, मतलब मेरा स्वभाव। सबसे पहले मेरा स्वभाव, मैं कौन हूँ, मैं गर्भ से कैसे पैदा हुआ, उसको जानना, मेरी अवस्था को जानना, मैं कहाँ रहता हूँ, देश को जानना। और एक और चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है, व्यक्ति आपको इम्पैक्ट करते हैं। कहते हैं ना मैं तो बड़े अच्छे मूड से आया था, आते ही सारा मूड खराब कर दिया, उस व्यक्ति ने खराब कर दिया मेरा मूड। तो किसने इम्पैक्ट किया? व्यक्ति ने। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई वस्तु आपको इम्पैक्ट करती है। आप वात प्रकृति के हैं और वात बढ़ाने वाला खाना खाते जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। आप अब रूक्ष पदार्थ खाते जाएंगे, ड्राई चने, ऐसे कड़े पदार्थ खाते हैं और वात प्रकृति है आपकी, तो आप बीमार हो जाएंगे, आपको जल्दी पेन हो जाएगा।
घुटनों में जल्दी दर्द हो जाएगा, क्योंकि आपको स्निग्ध चाहिए, आप ऑलरेडी ड्राई हो, आप ऑलरेडी हवा वाले फीचर के हो, आपको ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए था, आपको देसी घी खाना था, लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया, तो आपको इम्पैक्ट हो गया। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अवस्था, आपकी खुद की प्रकृति, ये सब हमको इम्पैक्ट करते हैं। कौन व्यक्ति है जो मना कर सकता है ये मुझे इम्पैक्ट नहीं करता? कोई विश्व का व्यक्ति ये मना नहीं कर सकता, मतलब इतनी बड़ी साइंस है ये। और एक और चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है, काल। लास्ट जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, जो मैंने आपको बताया, वस्तु जो मैंने आपको बताया, वो कल हम आहारचर्या में डिस्कस करेंगे कि वस्तुएं जब हमें इम्पैक्ट करती हैं, आहार खाने वाली वस्तुएं, तो उसकी चर्या कैसी होनी चाहिए, वो हम कल डिस्कस करेंगे आहारचर्या में। और जो मैंने आपको बताया, जब व्यक्ति हमको इम्पैक्ट करते हैं तो हमारा मन चेंज हो जाता है, तो वो मन चर्या, सद्वर्ग चर्या हम लास्ट डे में करेंगे कि वो उस व्यक्ति से कैसे निपटना, अब हमको हमारे मन को कैसे बैलेंस करना, वो हम लास्ट डे करेंगे हमारे हेल्थ के लिए। और कल हम आहार का, कि हमको गेहूं कैसे इम्पैक्ट करता है, हमको चावल कैसे, जो भी हम खाते हैं धन धान्य, ये हमको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये हम कल आहारचर्या में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो लेंगे कि काल हमको कैसे इम्पैक्ट करता है, जो एक पैरामीटर, हम सारे पैरामीटर्स में से आज का पैरामीटर है काल, मतलब ऋतुचर्या। तो अब मैं लास्ट में बस इसको पूरा करके फिर विषय पे आऊँगी मैं, लेकिन ये कहना चाहती हूँ, हमारे वेद कहता है कि वेद तो स्वतः प्रमाणित है, वेद को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम कहेंगे हम तो साइंटिफिक लोग हैं, हम इस स्टेटमेंट को भी नहीं मानते, हम तो इसको भी नकार देते हैं। तो वो कहते हैं तो अनुभव प्रमाण कर लो। अरे रोज अनुभव कर रहे हो आप ये बात, आपके अनुभव से ऊपर कोई प्रमाण है क्या कि देश मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, मैं फील कर रहा हूँ, मुझे ऋतु इम्पैक्ट कर रही है, मैं फील कर रहा हूँ, मुझे व्यक्ति इम्पैक्ट कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। और अनुभव से भी ऊपर कोई प्रमाण होता है क्या? जब मैंने किसी चीज़ को खुद अनुभव कर लिया तो कोई रिसर्च उसको प्रूव करने की जरूरत है अभी मुझे? तो अनुभव प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण। मैंने गुड़ खा के देख लिया मीठा होता है, तो क्या रिसर्च करने बैठेंगे कि गुड़ मीठा होता है, प्रूव करो? मैंने खा लिया मीठा होता है, मुझे अनुभव हो गया। तो ये हमारे शास्त्र है जो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऋषि मुनियों ने प्रूव करके दिए हैं, लेकिन हमको उसको मनन करके अनुभव कर लेना है बस, और हमें फायदा हो जाएगा। वो कहते हैं निश्चित स्वास्थ्य मिलेगा आपको। वो कहते हैं नारायण मैं सत्य कहूँ, ऋषि मुनियों ने श्लोक बोला आयुर्वेद में, मैं सत्य कह रहा हूँ जो ये कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, आप बस फॉलो कर लो इसको, कुछ नहीं करना आपको, यू जस्ट फॉलो। मैंने सब प्रूव कर, मैंने सब अनुभव करके, देख के, जीवन को, सृष्टि को, विश्व को, हरि की इस रचना को देख कर ही मैंने तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, तो जस्ट यू फॉलो इट एंड गेट बेनिफिटेड। तो अनुभव प्रमाण। और अगर हम फिर भी नहीं कहते तो अनुभव प्रमाण हमारे पास है ही, कि साइंटिफिकली प्रूव करो, तो प्रूव चाहिए तो अनुभव प्रमाण हमारे पास है ही। तो अब हम विषय पे आते हैं कि काल क्या होता है, क्योंकि हम तो आज ऋतुचर्या की बात करने वाले हैं। तो एक स्टेटमेंट से हम शुरू करते हैं, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है ऋषियों की, कि मनुष्य की आयु काल के अधीन होती है, अतः आयुष्य चाहने वाले व्यक्ति को सदैव काल का अनुसरण करना चाहिए। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट बोली है मैंने हिंदी की, पर बड़ी गूढ़ है, कि मनुष्य की आयु काल के अधीन होती है, अतः आयुष्य यानी कि स्वास्थ्य चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा काल का अनुसरण करना चाहिए। अरे जीते जी क्यों, मरते हुए भी काल के अधीन है हम। वो कहते हैं जब मृत्यु आती है कोई नहीं बचा सकता क्योंकि काल आ गया, तो हम काल के अधीन। हम कहते हैं क्या ये साइंस क्या है, हम नहीं मानते, अब तो दिन रात काल के अधीन है, और हम ऋतुचर्या कोई साइंस नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा। वो कहते हैं, ब्रज का ना एक बड़ा अच्छा, बड़ा मुझे याद आ गया कि मृत्यु के बारे में वो बताते हैं, ब्रज के संत एक बड़ा सुंदर पद गाते हैं। 30 साल पहले एक संत हुए हैं, उन्होंने एक पद गाया था कि कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। हाँ जी, कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। तो जब काल आएगा तो कोई बचा नहीं सकता, आयुर्वेद भी नहीं बचा सकता, तब वेद भी, उसके वेद भी खत्म हो जाते हैं वहाँ पे। वेद कहते हैं हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये हरि ने आपका काल निश्चित कर दिया अब। तो ये है काल। तो आज हम चर्चा करेंगे। मैंने इसलिए ये भूमिका बनाई कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये चर्चा, वो बताने के लिए। आपको काल की इम्पोर्टेंस हमने जस्ट याद की है, आप सब जानते हैं, ऐसी कोई ये नई बात नहीं है कि ये हम नहीं जानते हैं, जस्ट हमने रिकॉल किया है उसको। तो फिर से हमारा पहले जीवन को याद कर लेते हैं जिसके बारे में हम सारी चर्चा कर रहे हैं। तो 4 कंपोनेंट्स पे हमको काम करना है, स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन और जीवात्मा पे। इसका कंपोनेंट ही जीवन होता है, तो हमें इस पे काम करना है।
तो ये हमारी स्वस्थ की परिभाषा है, जिसपे हम अभी पहली लाइन पे काम कर रहे हैं, समदोषः। तो समदोषा के उसमें हमने कल दिनचर्या कि दिनचर्या मेरे दोषों को कैसे बैलेंस करती है, जैसे स्नान विधि पित्त को बैलेंस करती है, शौच विधि वात को बैलेंस करती है, दंत धावन विधि कफ को बैलेंस करती है। तो डेली के डेली अगर मुझे इम्यूनिटी चाहिए तो वात पित्त कफ बैलेंस होने चाहिए, समदोषा होना चाहिए। समदोषा हो जाएगा तो मैं निरोगी हो जाऊंगा। तो दिनचर्या डेली इम्यूनिटी की बात करती है। अब सीजनल इम्यूनिटी की बात करते हैं कि ऋतु चेंज होती है तो मैं प्रभावित हो जाता हूँ। कहते हैं ना, अरे हाँ मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा इम्पैक्ट आता है। हम जनरली बातें करते हैं, हम ये सब बातें करते हैं हमेशा। तो ये कैसे होता है उसकी हम आज साइंस की चर्चा करेंगे। तो समदोषः ऋतुचर्या से कैसे बैलेंस की जाती है, कैसे किया जाता है। तो ये हम पहले ऋतुओं के नाम याद कर लेते हैं, सब जानते ही हैं वैसे, फिर भी षड ऋतु होती है, षड ऋतु। भारत बड़ा ही कहते हैं सौभाग्यशाली देश है, किसी और देश में ये इतना अच्छा मज़ेदार नहीं है कि 6 ऋतुएं हों। आप देखिए अमेरिका में जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है, या तो बर्फ़ पड़ती है या नहीं पड़ती है। उनके यहाँ इस तरह की ऋतुएं नहीं होती, हेमंत, शिशिर, वसंत। ये ज़्यादातर जो हिंदुस्तान का एरिया है, भारत और भारत के आसपास पाकिस्तान, नेपाल, जो हमारे आसपास के देश हैं जिनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, तो वहीं हम ये 6 ऋतुओं का अनुभव कर सकते हैं। और ये कैसे बनती हैं 6 ऋतुएं, तो ये हम जानते ही हैं, सिंपल साइंस है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के चारों ओर, तो ऋतु परिवर्तन होता है। ये सिंपल साइंस हम 6वीं क्लास में पढ़ते थे कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 23.5 डिग्री पे 365 डेज में एक चक्कर पूरा करती है, तो उस समय में 6 ऋतुएं बनती हैं, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 6 ऋतुएं बन जाती हैं, उसमें वेरिएशन आता है 6 ऋतुओं का। और दिन और रात कैसे बनते हैं, जब पृथ्वी अपने एक्सिस के आसपास घूमती है, रिवोल्व और रोटेशन, अर्थ रोटेशन एंड अर्थ रेवोल्यूशन, ये 2 सिस्टम है जो सीजन इम्पैक्ट। सीजन ये साइंस बताए मैंने, ये आपने साइंस के हिसाब से माना। लेकिन अगर वो कहता है कोई व्यक्ति ये साइंस भी नहीं जानता, कोई किसान है, उसको क्या पता पृथ्वी रोटेट करती है, ये करता है, वो तो बेचारा खेत में काम करता है, उसने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो अनुभव करता है ऋतु का। सर्दी आती है, सर्दी लगती है उसको, गर्मी आती है तो गर्मी लगती है। तो अनुभव, हमारा ज्ञान ऐसा है कि कोई साइंटिफिक जाने ना जाने, कुछ माने ना माने, वो दिन प्रतिदिन उसको अनुभव करता ही रहता है। तो ये ऐसा ज्ञान है। तो हम ऋतुओं के नाम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हिंदी मास मैंने इसमें लिखे हैं, क्योंकि अगर जो लोग हिंदी कैलेंडर फॉलो करते हैं वो ये समझ पाएंगे। और फिर भी अगर हम इंग्लिश के हिसाब से भी जानना चाहें कि कैसे हम ऑन एन एवरेज कौन सी ऋतु कौन से मंथ में आती है, तो ये जो हम देखें तो अभी हम कौन सी ऋतु में, यहाँ से पता चल रहा होगा हमें, वर्षा ऋतु में अभी हम हैं। आप देखिए श्रावण और भाद्रपद का अभी मौसम, सावन भादो अभी चल रहा है ना, तो कहते हैं अभी जन्माष्टमी आने वाली है, सावन का झूला, तीज, ये सब हमें रिकॉल हो जाता है सावन के नाम से। तो हम अभी वर्षा ऋतु में हैं। 15 जुलाई से 15 सितंबर एवरेज बताया मैंने, पर ये भी क्षेत्र के हिसाब से वेरिएशन होता है। भाई जैसे पंजाब में 15 दिन पहले कोई ऋतु आएगी, गुजरात में 15 दिन बाद आएगी, साउथ में अलग टाइम पे आएगी, 15-20 दिन का ऑन एन एवरेज वेरिएशन रहता है। ये मैंने एक एवरेज पीरियड बताया है इंग्लिश मंथ के हिसाब से समझने के लिए कि ऋतु कौन से इंग्लिश मंथ से कैसे रिलेट करनी है। तो अभी हम वर्षा ऋतु में हैं। तो ये ऋतुएं अब साइंस पे आते हैं मेन, कि भाई अब तो थोड़ा और साइंटिफिकली बताओ। ठीक है, आपने कहा हमने अनुभव भी कर लिया, मान भी गए कि हाँ अनुभव तो करते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा और कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं ठीक है साइंस भी बताएंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आपके सब शंकाएं दूर कर देंगे, कोई रहने ही नहीं देंगे शंका। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप ऐसा सोचिए कि जब सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो साइंस हम 6th क्लास में पढ़ते हैं, तो सूर्य की जो गर्मी है वो उसकी पृथ्वी पे जो उसका इम्पैक्ट है वो अलग अलग समय में अलग अलग होता है, वो चेंज होता रहता है। किसी समय में सूर्य की गर्मी अलग होती है, किसी समय में सूर्य की गर्मी अलग होती है। तो हमारे वर्ष को 2 काल में डिवाइड कर दिया हमारे ऋषि मुनियों ने, आदान काल और विसर्ग काल, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति आती है ना, कहते हैं फिर दक्षिणायन लग गया, अब ये हम सब सुनते हैं, संक्रांत आता है, माघी शिशिर ऋतु में आती है, उसके बाद सूर्य की वो गति चेंज हो जाती है, सूर्य का मार्ग मतलब पृथ्वी और सूर्य का मार्ग में फर्क आ जाता है, तो उसे कहते हैं अयन। अयन मार्ग, रामायण, राम जी के घर जाने का मार्ग, राम अयन, रामायण। ऐसे ही दक्षिणायन, दक्षिण की तरफ आभासित होता है अब सूर्य, उत्तरायण अब उत्तर की तरफ आभासित होता है। तो ये 2 काल में हमारा वर्ष डिवाइड होता है। ईयर
हमारा जो ईयर है वो 2 अयन में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है 2 अयन में। अब 2 अयन में विभाजित हो गया तो आप ये देखिए उसमें 3-3 ऋतुएं आती हैं। आप ये देखिए उत्तरायण, आदान काल में 3 ऋतुएं, कौन कौन सी ऋतुएं? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ये 3 ऋतुएं आदान काल में आती हैं। और फिर दूसरा काल कौन सा है? विसर्ग काल। इसमें 3 ऋतुएं आती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। अब इसका मीनिंग क्या होता है? आदान काल और विसर्ग काल का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है, आदान काल मतलब दान, मतलब बल का हरण कर लेना, बल का हरण कर लेना, बल ले लेना, आदान काल। तो वो कैसे होता है? शिशिर ऋतु, सर्दी की ऋतु, अरे बड़ी भूख लगती है, जठराग्नि बड़ी अच्छी है, कहते हैं ना गाजर का हलवा भी हजम हो जाएगा, दाल मखनी हजम हो जाएगी, क्योंकि सर्दी आ गई है तो अब कुछ भी अच्छा सा खा सकते हैं। तो शिशिर ऋतु बल बढ़ाने वाली ऋतु है, बढ़े हुए बल की ऋतु, जठराग्नि बल अच्छा। और उसके बाद फिर आती है वसंत, तो थोड़ा बल मध्यम हो जाता है, हम मीडियम उसमें आ जाते हैं। मतलब जठराग्नि क्या होती है? मतलब डाइजेस्टिव फायर, पाचन शक्ति। आप ये समझिए कि मेरे अंदर जो अग्नि है वो सूर्य की अग्नि से प्रभावित होती है। जो सूर्य अग्नि का प्रतीक है पंचमहाभूत में, ब्रह्मांड में, वो इस पिंड में जठराग्नि उस अग्नि का प्रतीक है। मेरे अंदर भी तो अग्नि है ना, तो डाइजेस्टिव फायर इम्पैक्ट होती है जब सूर्य की अग्नि पृथ्वी पर इम्पैक्ट अलग, जब सूर्य और पृथ्वी घूमते हैं तो वो अलग इम्पैक्ट डालती है। तो मेरे अंदर भी चेंज होता है, जैसे जैसे सन में रेवोल्यूशन में, वहाँ पृथ्वी के रेवोल्यूशन में चेंज होता है, मेरे अंदर भी चेंज होता है। तो वो कैसे होता है? तो शिशिर ऋतु में सबसे ज़्यादा अच्छी जठराग्नि होगी, बल अच्छा होगा। वसंत आते आते 2 महीने बाद वसंत आएगी तो मध्यम हो जाएगा। फिर ग्रीष्म आ जाएगी, कहते हैं अरे भूख ही नहीं लगती अब तो, पानी, ये हम अनुभव करते हैं सब। मैं कुछ आप बताइए, कोई नई बात बता रही हूँ। गर्मी आती है, खुद से ही भूख कम हो जाती है, हम पानी पीने से ही हमारा गुजारा हो जाता है। बहुत कोई हलवे बना के हम नहीं खाते हैं उस ऋतु में, अपने आप से ही वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रकृति हमको इम्पैक्ट कर रही होती है। तो वो हो गया, ये हो गया शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, आदान काल। 3 ऋतुओं में सूर्य ने हमारा बल ले लिया। शिशिर से चलते चलते वसंत में हम मध्यम हो गए, मध्यम बल से हम निम्न बल में आ गए, हीन बल में आ गए, तो हम बल कम हो गया। दूसरा है विसर्ग काल। अब सूर्य हमको बल देगा, सूर्य हमको ताकत देगा। तो वो कैसे देगा? अभी उसके बाद ग्रीष्म के बाद आती है वर्षा, अभी जो चल रही है। अभी पीछे ग्रीष्म ऋतु गई है, अब हम वर्षा ऋतु में हैं। तो वर्षा ऋतु में भी ग्रीष्म ऋतु जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा हमारी जठराग्नि अच्छी नहीं होती। तो इस वजह से खान पान भी मैं आपको बताऊंगी, कल भी बताऊंगी, आज भी, कि वर्षा ऋतु में खान पान कैसा होना चाहिए, बिकॉज ये उसके साइंटिफिक रीजंस हैं। आप कहें कि मैं क्यों ऋतु के हिसाब से खाऊं, तो उसका साइंस बता रहे हैं आचार्य इसमें कि वर्षा ऋतु में आपकी खाने की शक्ति नहीं है, क्या खाओगे, क्या पचाओगे? तो इस कॉमन सेंस की बात है। तो वो कहते हैं वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु जैसा बल निम्न होगा, अब बल बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे शरद ऋतु आएगी तो बल मध्यम हो जाएगा। तो वसंत और शरद मध्यम बल, ग्रीष्म और वर्षा हीन बल, शिशिर और हेमंत, हेमंत होती है प्री विंटर, विंटर से पहले का समय हेमंत ऋतु। तो शिशिर और हेमंत स्ट्रॉन्ग बल, सबसे ज़्यादा जठराग्नि। प्री विंटर में भी अच्छा होता है, मतलब अभी कार्तिक के बाद आप देखो, दिवाली के बाद थोड़ा थोड़ा मौसम बदलने लगता है, थोड़ी भूख लगने लगती है। तो प्री विंटर एंड शिशिर इज विंटर। तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बल। तो ये हो गया आदान काल और विसर्ग काल का हमारी सूर्य की वजह से हमारी डाइजेस्टिव फायर पे इम्पैक्ट। सो दिस इज द साइंस व्हाई वी शुड प्लान आवर डाइट एंड लाइफस्टाइल, आहार एंड विहार एज पर सीजन। सो दिस इज अ साइंस। ठीक है, ऑल एग्री, आई थिंक you all agree with this scientific point. So एक और पॉइंट इसमें आता है फिर वात। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि वात पित्त कफ जो होते हैं वो हर चीज को इम्पैक्ट करते हैं। पंचमहाभूत तो सब जगह है, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। चरक ने जब बोल दिया सूत्र तो सब जगह पंचमहाभूत एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज पंचमहाभूतों से मिलकर बनी है। कोई चींटी है, कोई गेहूं है, कोई कुछ भी, सृष्टि में हर चीज पंचमहाभूत से मिलकर बनी है। सिर्फ किसी में पंचमहाभूत की कोई परिमाण ज्यादा होगा, किसी में पृथ्वी तत्व ज्यादा होगा तो थोड़ा वो स्टोन होगा, किसी में जल तत्व ज्यादा होगा तो पानी वाला होगा। तो ये वेरिएशन है बस, लेकिन सब में पंच तत्व होते हैं और वात पित्त कफ उसकी ड्राइवेशन है। तो वात पित्त कफ ऋतुओं पे भी आते हैं। जैसे दिन रात में वात पित्त कफ होते हैं कि ये कफ का समय है, अभी शाम को ना कफ का समय, अब ये मत खाओ, दही मत खाओ रात को क्योंकि कफ का समय है। तो ये वात पित्त कफ दिन और रात, मतलब काल में 2 चीजें आती है, ऋतुएं भी आती हैं और दिन और रात का समय भी आता है।
काल दो चीज़ें आती हैं ना काल में, ऋतु भी आती है काल में, और दिन और रात भी तो काल है, वो भी तो काल है। तो दिन और रात में भी वात पित्त कफ चेंज होते हैं और ऋतुओं में भी वात पित्त कफ चेंज होते हैं। मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि जो हमने अभी समझा कि पहला रीज़न था क्योंकि सूर्य जठराग्नि पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न टू प्लान एज पर सीजन। एंड सेकेंड रीज़न क्योंकि वात पित्त कफ भी चेंज होते हैं ऋतुओं में। तो जैसे अभी वर्षा ऋतु है, उसमें वात बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका, आप कुछ मर्जी कर लो, कुछ नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वर्षा ऋतु आई और जिनका थोड़ी वात प्रकृति है, घुट्टों में दर्द शुरू हो गया। कहते हैं ना बारिशों में घुट्टों में बड़ा दर्द होता है, क्योंकि वो ऋतु ने आपको इम्पैक्ट कर दिया। आपकी प्रकृति भी वात थी, ऊपर से ऋतु ने आपको, ऋतु ऐसी आ गया था, सर्दी आती है ना, मेरे तो ऐसे होने लग जाता है, गर्मी आती है ना, तो गर्मी और सर्दी इस वात पित्त कफ की वेरिएशन की वजह से हो रहे थे। और जिसकी प्रकृति जैसी है उसको ऋतु वैसा इम्पैक्ट करती है। जैसे मैं अगर कफज हूँ या पित्तज हूँ तो मुझे नहीं आएगा, मुझे इम्पैक्ट आएगा, ऐसा नहीं मैं बच नहीं सकती, पर कम आएगा। वर्षा ऋतु मुझे इम्पैक्ट करेगी क्योंकि मैं पित्त हूँ, मेरा पित्त प्रकृति मेजर है, लेकिन वात की ऋतु है तो मुझे थोड़ा कम करेगी। लेकिन कोई वात वाला है उसको ज़्यादा ये ऋतु इम्पैक्ट करेगी, कोई कफ वाला है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहते हैं हाँ वर्षा मज़ा आ गया, बारिशें आ गई। ये वेरिएशन क्यों हुई वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी वेरिएशन प्रकृति की वजह से है। प्रकृति में जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से और बाहरी प्रकृति, उसका समन्वय तो योग है, अंदर और बाहर का बैलेंसिंग, दिस इज योग, दिस इज हेल्थ, बैलेंसिंग इज हेल्थ। मन का बैलेंस हो या शरीर का बैलेंस हो, वात पित्त कफ का बैलेंस हो या रज सत्व और तम का बैलेंस हो, बैलेंस ही करना है बस, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना है, हम स्वस्थ हो जाएंगे, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है हमको। इसीलिए जब पहले हम प्राकृतिक ज़्यादा रहते थे, जब दादी नानी प्राकृतिक ज़्यादा रहती थी तो वो स्वस्थ रहती थी, यही रीज़न था उसका भी। तो अभी हम क्योंकि वर्षा ऋतु में हैं तो सारी ऋतु, अच्छा ठीक है, तो अभी क्योंकि अभी मेन वर्षा ऋतु चल रही है और सारी, हाँ जी संचय की ऋतु का क्या मतलब? संचय में हाँ बता देती हूँ, वैसे टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है, फिर भी चलो मैम ने पूछा है। तीन तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे अभी जो है ना पित्त का संचय हो रहा है, हमारे अंदर पित्त इकट्ठा हो रहा है, पित्त का प्रकोप नहीं हुआ, प्रकोप अभी वात का प्रकोप है, पित्त का संचय हो रहा है। अब जैसी शरद आएगी ना आपका पित्त बढ़ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपको पित्त ओरिएंटेड रोग होने लग जाएंगे। कहते हैं जैसे पित्त ओरिएंटेड स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा, वो पित्त मतलब अजीब सी गर्मी होती है शरद ऋतु में, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है लेकिन होती है, उमस होती है, गर्मी होती है। ये चौमासे के 4 महीने जो होते हैं, 2 महीने श्रावण भाद्रपद के और 2 महीने अश्विन कार्तिक के, थोड़ा ऐसे ही रहता है मौसम, हल्का हल्का रहता है, मतलब ठंडा भी होता है, कभी गर्म भी होता है। तो ये जो शरद ऋतु है इसमें पित्त प्रकुपित होता है, इसमें आपका हर व्यक्ति का पित्त प्रकुपित होगा क्योंकि वो संचय हो रहा है अभी। ये जो रूल है ये बाय डिफॉल्ट रूल है, इसमें मतलब मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये प्रकृति ने ऋतुओं का नेचर ऐसा बनाया है, तो उसमें हमको उसको अनुसरण ही करना पड़ेगा। हम ये कहें कि हम इसको चेंज कर दें इस स्थिति को, वी कैन नॉट चेंज, क्योंकि ये तो भगवान ने ही सृष्टि बनाई है, उसकी रचना है, तो वी हैव टू फॉलो। हम क्या कर सकते हैं, हम अनुसरण कर सकते हैं, तो हमें अनुसरण करना पड़ेगा कि अब आने वाले जो पित्त का टाइम है उसमें तो मतलब आयुर्वेद तो बहुत कुछ बताता है, जैसे पित्त को पहले से ही शमन कर लो, पित्त को पहले से बैलेंस, मतलब हम ऋतु की जो इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए आयुर्वेद में तरीके बताए गए हैं। जैसे उसमें एक तरीका है शरीर शुद्धि, वो मैं आपको डिटेल में जाना नहीं चाहती थी, पर चलो मैम ने पूछा तो कि शरीर शुद्धि जब कि आपको पित्त, आपको पता है अगली ऋतु में आपका पित्त बढ़ने वाला है, तो आप उससे प्रिवेंशन कैसे करोगे, तो प्रिवेंटिव पंचकर्मा होते हैं, विरेचन बोलते हैं उसको, विरेचन। वो अभी शरद शुरू होने से पहले अगर आप विरेचन ले लोगे तो आपको कोई पित्त की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पित्त की, आप इतने हेल्दी हो जाओगे, पूरा शरद आपका इंजॉय से निकलेगा। तो ये प्रक्रिया जो होती है पंचकर्मा की, ये डॉक्टर की निगरानी में करनी चाहिए, वैद्य की निगरानी में होती है, खुद से नहीं कर सकते घर में, उसका एक सिस्टम होता है, वो आपको कुछ दिन भूखा रखते हैं, कुछ दिन घी पिलाते हैं, कुछ दिन मसाज करते हैं, वो पूरा पंचकर्मा एक थेरेपी होती है, विरेचन बोलते हैं उसको। तो विरेचन जो है वो पित्त शमन के लिए होती है, वमन जो होती है वो कफ शमन के लिए होती है, ऐसी वात के लिए बस्ती होती है। तो ये पंचकर्मा की प्रक्रियाएँ होती हैं जो ऋषि मुनि तो मतलब वो कहते हैं प्रिवेंशन कर लो पहले ही, अभी ऋतु आने वाली है विरेचन करा लो। वो कहते हैं जो व्यक्ति पूरे साल में ये तीनों करा लेता है, विरेचन, वस्ती, वमन, प्रिवेंटिव, क्योरेटिव पंचकर्मा तो अलग है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ धन्वंतरी में कोई बीमारी लेके, तो क्योरेटिव पंचकर्मा भी करते हैं, वो स्पॉन्डिलाइटिस का, इसका उसका करते हैं, लेकिन वो कहते हैं प्रिवेंटिव पंचकर्मा भी हम देंगे आपको, आप बीमारी नहीं होगे, आपके वात पित्त कफ बैलेंस ही हो जाएंगे, क्योंकि वात पित्त कफ का ही तो सारा खेल है। अगर आपने वो तीनों बैलेंस कर लिए, ये तीनों पंचकर्मा लेके,
आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कि हम उसमें बहुत कितना हम, क्योंकि उसमें थोड़ा संयम रखना पड़ता है, वो 15 दिन की प्रक्रिया होती है, आपको कैसे उसमें कितने आप बैलेंस्ड हो, कितना आप खान पान पे कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑल अप टू यू, योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स, नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अभी हम, क्योंकि वर्षा ऋतु में है, वैसे तो 6 ऋतु हैं, पर 6 ऋतुओं को डिफाइन करना टाइम भी नहीं है, तो हम वर्षा ऋतु, क्योंकि अभी हमारी चल रही है तो आपको फ़ायदा भी होगा उसको सुनने से, क्योंकि करंट ऋतु में क्या करना, तो हम वर्षा ऋतु लेकर चलेंगे कि वर्षा ऋतु में हमको डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसे प्लान करना चाहिए, उसका सूत्र क्या है, आहार विहार कैसा होना चाहिए। आहार और विहार समझते हैं आप शब्द, आहार मतलब फूड, विहार मतलब कैसे सोना, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे स्नान करना, ये विहार में सब, ये कैसे बोलना, ये विहार में आ जाता है सारा हमारा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें इम्पैक्ट, आप कैसे बोलते हो आपकी हेल्थ बनाती है, आप कैसे बैठते हो हेल्थ बनाती है, आप कैसे उठते हो हेल्थ बनाती है। कौन सी एक्टिविटी है जो हेल्थ नहीं बनाती? एवरी एक्टिविटी विच यू डू एवरी टाइम मेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स योर हेल्थ। तो कितना स्वास्थ्य मतलब आपके हाथ में ही है, स्व में स्थित होना, स्वभाव को जानकर, स्वरूप को जानकर स्वयं में स्थित होना, दिस इज स्वस्थ। तो अभी हम वर्षा ऋतु में थोड़ी अच्छी खाने पीने की बातें कर लेते हैं, क्योंकि आप कहोगे आप तो जठराग्नि तो मंद है, अब डाइजेस्टिव फायर तो मैंने बताया मतलब हीन होती है, तो कभी थोड़ा कुछ खाने का भी मन करता है, भाई सावन का महीना है, तो कुछ स्पेशल स्वीट्स होती हैं जो ऋतु अनुसार खाई जाती हैं, जो उस ऋतु में रिक्वायर्ड होती हैं। तो जब वर्षा में 2 तरह के दिन होते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताती हूँ ऋतु की, मतलब 2-3 टर्मिनोलॉजी आपको इससे पहले बता देती हूँ। एक होता है दुर्दिन, दुर्दिन होता है जब बहुत बारिश हो रही होती है। वर्षा में ऐसा तो नहीं कि हमेशा बारिश होती है, कभी कभी बारिश नहीं भी होती है, तो सिंपल डे होता है, उस दिन गर्मी होती है, तो उस दिन थोड़ा गर्मी जैसा मौसम होता है, जैसे अभी है, हम वर्षा ऋतु में पर बारिश नहीं हो रही है, तो नॉर्मल, ये वर्षा ऋतु का नॉर्मल डे है। एक होता है दुर्दिन, जिस दिन बारिश हो रही होती है, तो उस दिन का आहार विहार अलग होता है, उस दिन थोड़ा चेंज हो जाता है पैटर्न, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगी आगे कैसे। और एक होता है ऋतु विपर्यय, ऋतु विपर्यय होता है, एक टर्म होती है कि अभी गर्मी की ऋतु है पर एकदम ठंड पड़ गई, मतलब ग्लोबलाइजेशन से कहते हैं एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो गया। ये भी ऋषियों ने सोचा था कि ऋतु के में कभी कभी वो ऋतु होगी ही नहीं, ऋतु है ग्रीष्म की, पर ग्रीष्म ऋतु हो ही नहीं रही, सर्दी पड़ गई अचानक से 2 दिन के लिए, तो तब क्या करना, तो तब जो ऋतु का अनुभव आप कर रहे हो सर्दी का, तो वैसा आहार विहार करना। इसका मीनिंग मतलब ये बताते, उन्होंने एक एक चीज़ बताई है कि सीजनल चेंज में ऐसा भी होगा, कभी कभी ऋतु विपर्यय होगा, ऋतु है पर ऋतु नहीं है, तो कौन सी ऋतु फॉलो करना फिर? तो जो ऋतु आपको अनुभव हो रही है, सर्दी की ऋतु अनुभव हो रही है गर्मी में, तो सर्दी जैसा थोड़ा गर्म कपड़े पहन लो क्योंकि ठंड लग रही है उस समय, तो ये करना। फिर एक होता है ऋतु संधि, एक वर्ड होता है ऋतु संधि, जाने वाली ऋतु के 7 डेज, आने वाले ऋतु के 7 डेज, 15 डेज का पीरियड होता है ऋतु संधि का। ये पॉइंट सब समझ रहे हैं? ये मतलब इतना मुश्किल तो नहीं है, तो बहुत ईजी है समझना। तो ऋतु संधि में क्या करना, तो पुरानी ऋतु का आहार विहार 7 डेज धीरे धीरे छोड़ते हुए अगले 7 दिन अगली ऋतु का आहार विहार लेना, तो ये होता है ऋतु संधि का समय, मतलब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश करने का तरीका है ये। तो कितना मतलब उन्होंने एवरीथिंग उन्होंने बता दी, सीजन में भी कुछ नहीं छोड़ा। तो ये है ऋतु संधि, ऋतु विपर्यय। अभी दुर्दिन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तो दुर्दिन की हम चर्चा कर रहे हैं कि कभी कभी बारिश होती है जब, तो फिर अपने आप ही घेवर खाने का मन कर जाता है, अपने आप ही मालपुड़ा खाने का मन करता है, अपने आप ही समोसा खाने का मन करता है, अपने आप ही पकोड़े खाने का मन करता है, क्योंकि आप तो कह रहे हो जठराग्नि बड़ी हीन है, भाई खाना पीना नहीं है आपको, आपकी तो जठराग्नि नहीं है, पाचन शक्ति नहीं है, वर्षा ऋतु है, सूर्य ने आपका बल हर लिया है और आप कह रहे हो मालपुड़ा खा लो, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जब वर्षा होगी ना उस दिन ठंड पड़ेगी, तो उस दिन वात बढ़ जाएगा ज़्यादा, नॉर्मल डेज से वात ज़्यादा बढ़ जाएगा वर्षा ऋतु के टाइम में, और उमस वात ये ज़्यादा, तो उसको मैस्मराइज करने के लिए आपको देसी घी का मालपुड़ा खाना ही है, क्योंकि देसी घी पित्त और वात जो बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस कर देगा आपका। उस समय में, उस पर्टिकुलर समय में गरम गुलाब जामुन खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रॉब्लम करेगा वो, क्योंकि वो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है। इसलिए जो ये घेवर है ये सावन में ही आता है, ये स्पेशल सावन की देसी घी से बनता है, ये रबड़ी और देसी घी दूध इससे बनता है, इसके इंग्रेडिएंट्स यही होते हैं। तो ये सावन का मतलब ये इस ऋतु का कहते हैं डिज़ाइंड रेसिपी है, मतलब कि हम कहते हैं ना कि भाई खाने पीने के लिए मना नहीं करते हमारे ऋषि मुनि,
वो कहते हैं कब खाना, कैसे खाना, किसको खाना, कितना खाना। ये कोई वो नहीं है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, स्प्राउटेड ही खाते जाओ, बॉयल खाते जाओ, कच्चा खाते जाओ, ये मैं कल आहारचर्या में बताऊंगी। वो कहते कैसे खाना, सब खाना, पर कब खाना, कितना खाना, किसको खाना, कैसे खाना, दिस इज द थिंग एक्चुअली। तो ये है जो ये क्या करता है, जो वात और पित्त आपकी वर्षा ऋतु में जो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, अगर आप इस तरह की कुछ स्वीट खा लेते हैं तो वो आपकी बैलेंस हो जाती है। तो ये इसका वैसे मैंने बताया भी है इंग्लिश में कि क्या उसमें थोड़ा जो रेस्टलेसनेस होती है, कभी कभी आप देखो वर्षा ऋतु में ना ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो थकावट लगती है, बारिश के मौसम में मज़ा नहीं आ रहा होता कई बार, तो वो थोड़ी सा ये सब चीज़ें थोड़ा मीठा जो होता है वो वात को शमन करता है। मधुर, अम्ल, लवण रस जो है, 3 रस वायु को शमन करते हैं, तो इसलिए थोड़ा मीठा मीठा जब खाते हैं, थोड़ा स्निग्ध देसी घी से बना हुआ खाते हैं तो मज़ा आ जाता है, वर्षा ऋतु में आराम मिलता है हमको। तो ये, लेकिन ये डायबिटीज़ वाले के लिए नहीं है, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, जो अभी स्वस्थ है वो ही इसको एंजॉय करे, क्योंकि फिर डायबिटीज़, ये मैं स्वस्थ चर्या बता रही हूँ स्वस्थ व्यक्ति की। लेकिन अगर अभी आपने रोग ले लिया है ऑलरेडी तो फिर आपको वैद्य के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैद्य नहीं हूँ, मैं चिकित्सा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ प्रिवेंशन की बात कर रही हूँ, प्रोटेक्शन की बात कर रही हूँ। तो स्वस्थ व्यक्ति ये कर सकता है। फिर और क्या करना चाहिए, अभी वर्षा ऋतु है, आहार विहार थोड़ा हम उस पर हमारा शायद रह गया था, मैं दोबारा एक बार, हाँ इस पर मैं एक बार, ये मैं आपको थोड़ा सा मैंने स्लाइड्स नहीं है इसकी, ऐसे ही बता देती हूँ कि फूड कैसा प्लान करना चाहिए। अभी हम कह तो रहे हैं कि मतलब कि ऐसा खाओ, हल्का खाओ, तो वो कहते हैं क्योंकि जठराग्नि मंद है तो आपका जो सब्जियां हैं उसकी सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए सब्जियों की, लघु और बेल वाली सब्जियां यू हैव टू चूज़ फॉर द वर्षा ऋतु, क्योंकि वो नीचे नहीं उग रही हैं, एक तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा है, प्रकृति खराब हो रही है, मिट्टी मिट्टी चिकनाहट, तो बेल वाली सब्जियों में कीड़ा नहीं होता इस समय में। हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, तो बेल वाली सब्जियां खानी, घिया, टिंडे, तोरी सब बेल पे लगते हैं। तो और ये हल्के हैं, सुपाच्य हैं, क्योंकि आपकी जठराग्नि मंद है तो ये हल्के हैं। और कैसे खाना, ताज़ा खाना, गर्म खाना, फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाना। तो ये सब नॉर्मल बातें इस आहार पे एप्लीकेबल होती है। वर्षा ऋतु के आहार का सिंपल फंडामेंटल लघु सुपाच्य गर्म स्निग्ध खाना, देसी घी थोड़ा डाल के, खिचड़ी खाना हल्की हल्की, दलिया खाना नमकीन थोड़ा हल्का हल्का देसी घी डाल के, गाय का देसी घी, वो कल गाय पे मैं बताऊंगी, गाय देसी घी मतलब क्या, मार्केट में जो मिल रहा है क्या देसी घी है वो कल हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन शास्त्र कहता है गाय का, देसी गाय का देसी घी खाना उसमें डालकर, मतलब भैंस का घी नहीं, जर्सी का घी नहीं, देसी गाय का घी, ठीक है। और फिर विहार कैसा होना चाहिए, तो दिन में नहीं सोना। वर्षा ऋतु में दिन में सोने से आपका ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वात और कफ की। लो लेकिन कहते हैं हमें तो आदत है दिन में सोने की, हम तो नहीं सोए तो हमको तो सिर दर्द होने लग जाता है। ये तो वो कहते हैं अगर आपकी प्रकृति ऐसी है, जैसे मैं पित्त प्रकृति हूँ तो मुझे थोड़ी निद्रा चाहिए दिन में, मैं नहीं सोऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तो आपकी अगर प्रकृति है और आपका अभ्यास है 10 मिनट, मतलब ये सोना मतलब 2 घंटे नहीं सोना, नैप ले सकते हो, यू कैन टेक नैप ड्यूरिंग वर्षा ऋतु। बट वो भी कौन ले सकता है, जिसका वात है वो नहीं ले, वो मत सोए, क्योंकि ऑलरेडी वात की ऋतु है, उसको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। या जिसका अभ्यास हो चुका है कि अब वो सोए बिना रह ही नहीं सकता तो वो सोए, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा अभ्यासवश या प्रकृतिवश। तो वो सोए कितना, 15-20 मिनट, ऐसा नहीं कि वो 2 घंटे वर्षा ऋतु में सोता है। वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तब तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, वो उस टाइम सोने का नहीं होता समय। तो काल होता है, कब पढ़ना, कब सोना, कब उठना, ये सब काल होता है। तो वर्षा ऋतु में सोना नहीं है, एंजॉय करना प्रकृति को, सोना नहीं है उस समय में। तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, इससे आप हेल्दी रहोगे। विहार में आता है ये। तो स्नान कैसा करना, ये मैं विहार के पॉइंट, आहार के हमने डिस्कस किए, विहार के हम डिस्कस कर रहे हैं कैसा होना चाहिए। तो आपको स्नान कैसा करना, तो स्नान करने के लिए, क्योंकि बाहर थोड़ी अगर ठंड है, वर्षा पड़ रही है, तो थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर चल सकता है। हम कहते हैं ना नहीं हम तो जिद करके ठंडे से ही नहाएंगे, वो नहीं, ऋतु के हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए बॉडी को, थोड़ा मतलब ल्यूकवार्म से, मतलब वार्म रखिए बॉडी को। कोई ऐसे कष्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं नहीं सहन कर सकता, कोई लोग सहन भी कर सकते हैं, कोई कहता है नहीं मैं तो थोड़ा हल्का, मुझे गर्म पानी मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा नहाने में, तो आप वो मज़ा लीजिए। तो आप उसको वो मत करिए, कष्ट मत दीजिए इतना, क्योंकि ये ऋतु में आप थोड़ा गर्म पानी, ल्यूकवार्म, हल्का ल्यूकवार्म, मैंने हॉट नहीं बोला, ल्यूकवार्म, गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी कर सकते हैं। फिर कैसा पानी होना चाहिए, नीम के पत्ते वाला पानी, तुलसी वाला पानी स्नान के लिए। ऐसे से कुछ चीज़ें हमारे उपटन में, हमारा उपटन कैसा होना चाहिए, मूंग की दाल का और हल्दी का दही मिला के इस तरह का उपटन बनाइए। तो ये वर्षा ऋतु के नियम हैं।
फिर प्रलेप कैसा लगाएं, जैसे सुबह मैंने अभी चंदन, अभी चला गया होगा, चंदन लगाया था मैंने, तो गोपी चंदन हम लगाते हैं जैसे वैष्णव लगाते हैं, तो चंदन लगाइए क्योंकि वो वर्षा ऋतु में आपको सूदिंग करेगा, आपको आनंद देगा। तो इस तरह से ये मतलब आपको ऋतु के अनुसार विहार करना चाहिए। जो थोड़ी सी मैंने बातें बताई हैं। ऐसे तो एक्सरसाइज कैसे करनी है अब इसमें, तो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि हीन बल है, अभी जठराग्नि कम है, आप कम खा रहे हो। और मैंने जो पैरामीटर्स बताए थे कल आपको, उसमें एक काल भी आता था, वयो बल शरीराणि देश काल स्नानी चा सम्यक कुर्यात व्यायाम अन्यथा रोग मापनुयात्। तो व्यायाम के प्लानिंग में काल जब आता है तो काल ये कहता है जब ऋतुहीन बल की है तो ठीक ठीक एक्सरसाइज करो, ज़्यादा एक्सरसाइज की जरूरत अभी नहीं है। तो ये है विहार। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स आपको इग्नाइट किया है मैंने, बाकी आप ही करेंगे। आप अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या आप देखेंगे तो आप खुद ही करेंगे, अच्छा इसमें ऐसा होना चाहिए। तो बस अब ये वर्षा ऋतु में मैंने सावन के झूले का बताया कि सावन का झूला झूलने से कितना फ़ायदा होता है। तो ये झूला ही क्यों झूला सावन में, उसका साइंस क्या था? एक्चुअली हमारी जो हर फेस्टिवल है ना, अब शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रि आएगी, उसका साइंस है पूरा। वसंत ऋतु में होली मनाते हैं, उसका साइंस है। मैं अभी आप हमारा अगर भी यूट्यूब चैनल लोकायुर्वेद का अगर कोई देखेंगे तो हमारा लोकायुर्वेद का यूट्यूब चैनल में ऑल इंडिया रेडियो श्याम प्रिया करके देखेंगे तो वसंत ऋतुचर्या, अभी हमने संजीवनी कार्यक्रम किया था ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ के साथ, तो पूरा वसंत ऋतुचर्या में क्या करना चाहिए। चंडीगढ़ में जो ये फूल खिलते हैं, जो यहाँ के हमारे एक स्पेशल फ्लावर है चंडीगढ़ का, स्टेट फ्लावर, उसका मीनिंग क्या होता है, वसंत ऋतु में ही वो क्यों खिलता है, वो सारी बातें उसमें कि वसंत ऋतु में मुझे डाइट एंड लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, अगर आपको सुनना हो तो आप वो सुन सकते हैं। यूट्यूब पे पड़ा है वो लोकायुर्वेद की ऑल इंडिया रेडियो श्याम प्रिया ऐसे करके। तो अभी आप ये हमारा जो है, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते, वर्षा ऋतु है, हम बाहर कहीं घूम नहीं सकते, तो कहते हैं घर में झूला झूल के आप थोड़ी एक्सरसाइज करो। ये प्राणायाम है एक तरह का, सावन का झूला प्राणायाम है। आप एक्सरसाइज करते हो, ऐसे करते हो, मन भी आनंदित होता है और कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए ठाकुर जी झूला झूलते हैं। अभी झूलन उत्सव बनता है सब मंदिरों में, इस्कॉन में, गौड़िया मठ के मंदिर अगर कोई जाते हो तो अभी झूलन उत्सव शुरू हो जाएगा 8 अगस्त से। तो ठाकुर जी ने झूला झूल के दिखाया। मतलब हमारे जो मंदिर है ना, वो भी ज्ञान का स्थान थे, वो भी ज्ञान कराते थे। जैसे शिक्षा जो है यहाँ से भी मिलती है, मंदिर भी हमारे ज्ञान का स्थान थे। हमारी हर जगह से हम शिक्षा लेते थे, मंदिर हो, घर हो, हमारे स्कूल हो, सारे जो स्थल हैं वो ज्ञान के स्थल थे। तो मंदिर की जो परंपराएं थी वो देखता था कॉमन मैन, अच्छा ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, मैं भी झूला झूलूंगा, ठाकुर जी 56 भोग खा रहे हैं, मैं भी 56 भोग खाऊं। तो वो सिखाने की तरीका था ऋषि मुनियों का कि इसको ना भगवान से जोड़ दो, हाँ एकादशी रखनी है, ये करना है, वो करना है, वो सब उसके पीछे की साइंस थी आपको स्वस्थ रखना। तो दिस इज द फंडामेंटल कि भगवान को झूला झुलाया उन्होंने, तो ठाकुर जी को भी झूला झूल के दिखाना पड़ा, देखो सावन आ गया, अब मैं झूला झूल रहा हूँ, आप भी झूला झूलो। तो ये दिस इज द थिंग। मेहंदी लगाते हैं हम तीज पे, तो उसकी भी साइंस है, वो लेयर बना देती है स्किन पे, क्योंकि वर्षा ऋतु में फंगस इन्फेक्शन बहुत होती है और लेडीज़ ज़्यादातर पानी में ज़्यादा काम करती हैं, तो उनको फंगस होने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए लेडीज़ को बोलते थे कि अभी तीज में थोड़ी मेहंदी लगा लो। वो एक्चुअली फंडामेंटल वो था उसका पीछे कि मेहंदी लगाए रखेंगे तो इनकी अच्छी वाली मेहंदी, ऑर्गेनिक मेहंदी, वो पेस्टिसाइड वाली अब मैं नहीं बात कर रही, पर ऑर्गेनिक मेहंदी जो रियल सेंस में औषधि का काम करती है और आपके स्किन पे लेयर बना देती है। तो जब आप घर का काम करेंगे, बर्तन धोएंगे, कुछ करेंगे, तो लेडीज़ प्रोटेक्ट रहती हैं उससे। तो ये क्योंकि जेंट्स तो इतना नहीं करते, तो लेडीज़ के लिए ये ज़्यादा लिंक किया गया था कि लेडीज़ मेहंदी लगाएं। चातुर्मास हम करते हैं इस सीज़न में। आप देखिए कोई भी ऋषि मुनि है ना, जैन मुनि हो, जैन ऋषि हो, या वैष्णव गौड़ीय मठ के जो अपने संत होते हैं, मतलब कृष्ण वैष्णव परंपरा को जो मानने वाले संत होते हैं, या फिर आप हमारे जैन संतों को देखिए, वो ना चलना फिरना बंद कर देते हैं, 4 मास एक ही स्थान में रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े का समय होता है। इतने कीटाणु, सर्प, बिच्छू सब वर्षा ऋतु में निकल रहे होते हैं बाहर, और मतलब ज़मीन भी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए वो इस समय में वो विष्णु भगवान भी विश्राम में चले जाते हैं। ये विष्णु भगवान, हाँ, और ये विष्णु भगवान ने सिंबल बताया ना कि मैं भी सोने जा रहा हूँ। अब विष्णु भगवान भी, ये अब देवताओं का सोने का समय है चातुर्मास, उसके बाद फिर थोड़ा बाद में फेस्टिवल सारे शुरू होते हैं इसके बाद। तो ये जो था, ये एक्चुअली सिंबल था कि भाई अब ज़्यादा जाना नहीं है इधर उधर, अब ज़्यादा मत घूमो, अभी वर्षा है, आपका पेट खराब हो जाएगा बाहर का पानी पीने से। एक्चुअली मतलब ये था कि भाई आप कहते हो मैं ट्रैवल करूंगा, मैं नहीं मानता वर्षा ऋतु,
अब मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गाड़ी में जा सकता, लेकिन आपका जब पानी वहाँ का पियोगे, पानी चेंज होगा, वहाँ का फूड चेंज होगा, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि डायरिया, वॉमिटिंग इस मौसम में सबसे ज़्यादा जल्दी होते हैं, इन्फेक्शंस होती हैं एनवायरनमेंट में, तो वो आपको इम्पैक्ट करेंगे। दैट इज़ द रीज़न हमको रोका जाता था कि बारिश है मत जाओ बाहर, ज़्यादा घर में झूला झूलो, बाहर मत जाओ। तो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड दैट कि आपको क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट की स्थिति ऐसी है जो आपको अस्वस्थ कर सकती है, तो दैट्स वाई यू अवॉइड दैट। अब मत मानो तो करो फिर, वो तो क्या आप दवाई खा लो उसके बाद कोई बात नहीं, बट ये ज्ञान की बात है, ये मतलब बुद्धिमानी की बात है कि मुझे जहाँ तक हो सके प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम करना भी चाहिए हमको उसको। और सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है और रात्रि जो है वो जल्दी अंधेरा हो जाता है, कीट मकोड़े रात को ज़्यादा होते हैं, तो कहते हैं रात को सो जाओ, सुबह जो ज़्यादा काम करना है सुबह जल्दी उठ के करो, दोनों लाभ मिलेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ भी मिलेगा, वैसे भी लाभ मिलेगा। और दिन में मैंने बताया शयन नहीं करना और कम खाना, इस ऋतु में उपवास करना। जैसे कल हमने, वैसे वो नहीं करना चाहिए, जो हम नाश्ता करके आए थे आप लोग, फिर 11 बजे फिर स्नैक किया, तो वो नहीं करना था, क्योंकि खाना ही एक टाइम है, एक ही टाइम अन्न खाना है इस ऋतु में। जनरली जो शास्त्रों में लिखा है, वर्षा ऋतु में आपने सुबह हल्का आहार, चाय के साथ थोड़ा रस खा लो, थोड़ा सा हल्का चने बॉयल, कुछ भी आपने जो आपको, जैसे देसी घी में, जैसे मैं सुबह आज काले चने थोड़े देसी घी में रोस्ट करके खा के आई हूँ, क्योंकि थोड़ा ऐसे कुछ खा लो हल्का, चाय के साथ आपका हो गया। फिर प्रॉपर मील एक टाइम दिन में करना है, दाल सब्जी रोटी सब, जो भी आपका, आप जो भी खाते हैं, दाल रोटी सब्जी, जो आपको रोटी अच्छी लगती है, चावल अच्छा लगता है, वो आप प्रॉपर एक टाइम खाइए। और रात को अगर ज़्यादा भूख है तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। तो क्या खाना रात को, तो खिचड़ी खाना, थोड़ा सा खिचड़ी देसी घी डाल के, थोड़ा सा दलिया, नमकीन दलिया बना लो, मतलब हल्का लघु और सुपाच्य आहार, तो मतलब रात्रि में तो वही करना। तो अगर प्रॉपर मील खाना है तो एक ही टाइम खाना है, अल्पाहार। लेकिन वो कहते खाएं कब फिर, तो सर्दी आएगी ना खाने के लिए, तो उसमें खा लेना, गाजर का हलवा भी खाना, सब कुछ खाना, बट अभी फिर ऋतु के हिसाब से हमको खाना पड़ेगा। इसमें बोला गरिष्ठ और भारी भोजन से परहेज करना, उपवास करना, यात्रा ना करके। अरे भगवान राम तो सीता मैया को ढूंढने नहीं गए थे चातुर्मास में, वो भी एक स्थान पे बैठ गए थे ना। भाई सुग्रीव को बोला 4 महीने बाद बताऊंगा क्या करना है, अभी बंदरों को बिठा दो एक जगह। तो सी भगवान ने अवतार लेकर हमको वो करके दिखाया कि मैं तो सीता को भी ढूंढने नहीं गया वर्षा ऋतु में। तो इससे हमें सीखना चाहिए, रात्रि में भोजन ना करके शाम को ही। जैन वाले तो करती हैं, जो जैन अगर किसी के कोई फ्रेंड हैं तो वो शाम को ही भोजन कर लेते हैं, कीड़े मकोड़ों का उनका जो सिस्टम होता है, पर वो हेल्थ पॉइंट भी है एक्चुअली। तो बस ये आज का ऋतुचर्या मैंने आपको थोड़ा एक हिंट दिया है, ये बहुत बड़ा विषय है, एक ऐसे पूरा भी नहीं हो सकता, पर मैंने आपको एक इग्नाइट करने के लिए कि सीज़न मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, काल मुझे कैसे प्रभावित करता है, कितनी बड़ी साइंस है ये, और क्या ये हमें हमारे बच्चों को नहीं बतानी चाहिए कि देखो देखो तुम अनुभव कर रहे हो, ये दिन, ये रात, ये ऋतुएं, ये सब तुम्हें इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये साइंस हमें ज़रूर हमारे समाज में, हमारे बच्चों के साथ, शिक्षक होने के नाते भी हमारा कर्तव्य तो ज़्यादा होता है समाज के लिए अच्छे नागरिक बनाना, तो वो हमें ये करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट और लूँगी बस मैम। लोकायुर्वेद कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं ये 3 दिन से ये विषय रख रही हूँ, ये सब विषय मुझे बताने वाले कौन है, तो ही इज़ माई आचार्य वैद्य हितेश जानी जी। सर के बारे में अगर समराइज़ करके कहूँ तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ, नहीं तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। सर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वैसे तो पूर्व प्रधानाचार्य हैं, एक्स प्रिंसिपल गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर, जो वर्ल्ड की पहली आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे 23 कंट्री के बच्चे हमारे पास आयुर्वेद पढ़ने आते हैं। उस यूनिवर्सिटी में सर थे, और यूनिवर्सिटी में सर को बोलते थे मूविंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आयुर्वेदा, चलता फिरता आयुर्वेद है, शास्त्र है, 40 साल का शास्त्र अध्ययन ही है। 4000 डॉक्टर बनाए, BMS डॉक्टर 4000 बनाए, और मेरे जैसे नॉन मेडिकल लोग कि वो आयुर्वेद शास्त्र से कैसे जुड़ेंगे, ऐसे हजारों हैं पूरे देश भर में। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऐसे सर के बहुत सारे, कोई PhD कर रहा है, कोई पंचगव्य में काम कर रहा है, कोई पंचकर्मा में काम कर रहा है, कोई मतलब इतने अलग अलग वेरिएशन वेज में लोग काम कर रहे हैं सर की मेंटरशिप में। और अभी सर जो हैं वो बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी, स्टेट की हेल्थ पॉलिसीज़ में भी सर कई जगह मेंबर हैं, मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़, स्वास्थ्य नीति बनाने में भी सर का काफ़ी जगह योगदान है। सर BJP के भी स्टेट सेक्रेटरी रहे, 7 ईयर सर मोदी जी के साथ डायरेक्ट काम किया, 7 साल सर ने BJP में, जब वो CM थे और सर गुजरात में ही थे, तो सर उनके बीच कच्छ के प्रभारी मंत्री थे सर उस समय संघ से। तो इस तरह से देश का भी काम बहुत ज़्यादा करते हैं सर,
आयुर्वेद शास्त्र की भी सेवा बहुत करते हैं और मेरे से जैसे शिष्य भी बहुत सारे तैयार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस ईरा के चरक हैं सर, आयुर्वेद के इस ईरा के चरक हम कहें तो कोई कहते हैं ना, बहुत बड़ी बात नहीं मैं कर रही, पर एक्चुअली है ऐसा। ऐसे आचार्य अब भी हैं हमारे देश में जो क्या कहते हैं कि मैंने डॉक्टर तो बहुत बना लिए, अब मैंने, लेकिन मेरा समाज तो स्वस्थ हुआ ही नहीं। ये एक आचार्य की सोच है कि मैंने डॉक्टर तो बहुत बनाए, BMS डॉक्टर तो 4000 यूनिवर्सिटी से पढ़ के चले गए, पर फिर भी समाज तो अनहेल्दी है। इसका मतलब आयुर्वेद शास्त्र का जो मूल उद्देश्य था, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, उसका प्रचार तो मैंने किया ही नहीं। जो मेरा काम था एज अ वैद्य, समाज को स्वस्थ रखना और समाज की चिकित्सा करना, दोनों ही वैद्य का काम होता है। लेकिन वैद्य नहीं है सर, आयुर्वेदाचार्य भी हैं, आयुर्वेदाचार्य वैद्य हितेश जानी। तो डॉक्टर होना एक बात है, लेकिन आयुर्वेद का आचार्य होना, आयुर्वेद का आचार्य बनकर आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान समाज को देना, वो भी एक अलग पहलू है। तो लोकायुर्वेद जो कॉन्सेप्ट है वो यही काम करता है कि जो आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है, पहला वाला प्रिवेंशन, उसको समाज को देना। तो ये विचार है, हम कोई NGO नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इट्स एन आइडिया विच कैन चेंज योर लाइफ। तो दिस इज आइडिया। एक आचार्य का विचार है कि मेरा समाज कैसे स्वस्थ रहे, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लोकायुर्वेद वेलनेस। लोक आयुर्वेद, आयुर्वेद का वो हिस्सा जो हर लोग को जानना चाहिए। तो ये जो शब्द आया था ये भी सर के चिंतन से आया है। ये लोकायुर्वेद शब्द जब भी कोई सुनता है तो वो कहता है ये बड़ा अच्छा शब्द है, ये कैसे आया? तो ये तपस्या से आया है एक्चुअली, ज्ञान की, ये ऐसे नहीं आता ये शब्द। तो लोकायुर्वेद ये काम करता है, समाज को स्वस्थ रखने का ज्ञान देता है। तो कैसे देगा? आप गुरुकुल तो है नहीं, आप गुरुकुल में तो पढ़ने जाओगे नहीं। तो जिस तरह से मैं आपके साथ सेमिनार कर रही हूँ, ऐसे हम टूरिज्म के साथ काम करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं, हम ग्रंथ लिखते हैं। अब ये ग्रंथ, आपको ये जो मैंने पूरी बातें बोली हैं, एक ग्रंथ आने वाला है अभी, 1000 ग्रंथ भारत को अगले साल मिलेंगे। 28 जनवरी को अयोध्या में उसका उद्घाटन होगा। ज्ञान सागर महाप्रकल्प, ये गुजरात में कार्य चल रहा है, तो उसमें ये ग्रंथ आएगा लोकायुर्वेद का। तो इस तरह से मैं हिपा के साथ काम करते हैं, वहाँ के टीचर्स को हम एजुकेट करते हैं, जैसे आपको कर रहे हैं वैसे वहाँ के स्कूल के टीचर्स को हिपा के, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंचकुला में जो ऑफिस है, इस तरह से स्कूल के पेरेंट्स के साथ, ये पेरेंट्स के साथ प्रोग्राम किया। फिर CISF, अभी जो सैनिक होते हैं उनकी लाइफ अलग होती है, जो जवान होते हैं, इसमें आ नहीं रही पिक्चर, शायद मेरी पिक्चर आ नहीं रही होगी। तो जो सैनिकों की लाइफ अलग होती है, तो उनको अलग लाइफस्टाइल बताना पड़ता है। कॉमन मैन की लाइफ अलग होती है, शिक्षक की लाइफ अलग होती है, व्यापारी की लाइफ अलग होती है, राजा की लाइफ अलग होती है। तो उसमें भी वेरिएशन होता है कि आपका फूड एंड डाइट एंड लाइफस्टाइल आपको वो भी इम्पैक्ट करता है। आपका उद्योग क्या है, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, आप किसान हैं, मजदूर हैं, अरे ऋतुचर्या मत फॉलो करो, खा लो कोई बात नहीं, पर आप सिटिंग जॉब में हैं, आप कंप्यूटर चलाते हैं, आप बैठते हैं, आप सिटिंग काम करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा रूल्स ज़्यादा फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारी, ये सारी चीज़ें हमारे विवेक की बातें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हम ये, आपको मैंने कल बताया था ना, अभ्यंगम नित्यम आचरित, तो मसाज हम लोगों को करके दिखाते हैं। हमारे ये हमारा एक पूरा सेंटर है जामनगर में जो फ्री पंचकर्मा करता है, भारत का पहला पंचकर्मा सेंटर जो फ्री पंचकर्मा करता है। तो वहाँ की ये ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमने कैंप लगाया था मसाज का फ़ायदा क्या है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए मसाज करना, इस तरह के पेड़ पौधों के बारे में लोगों को बताना, वनस्पतियों के बारे में बताना, मतलब जनमानस को हम जैसे भी अवेयर कर सकते हैं। शेफ्स को अवेयर करना आहार शास्त्र के हिसाब से कि आप वेलनेस फूड खिलाइए मार्केट में। आप कहते हैं हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड क्या होता है, आहार शास्त्र क्या कहता है, तो शेफ्स को करना। ये टूरिज्म के साथ हम करते हैं, गुजरात टूरिज्म। फॉरेस्ट के साथ हम काम करते हैं, वनस्पतियों के साथ कैफ़े कैसे खोलना, फॉरेस्ट कैफ़े कैसे खोलना, तो इस तरह का हम काम करते हैं। गर्भ विज्ञान, ये तो बड़ा अलग विषय है हमारा, कि अगर किसी ने शिवाजी पैदा करना है तो जीजा माता को क्या करना चाहिए, गर्भनी परिचर्या, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। हम डॉक्टर्स तैयार करते हैं हर साल, ये 7 ईयर से हम डॉक्टर्स भारत भर से आते हैं। हमारी एक डिपार्टमेंट है, हमारा गर्भोपनिषद फाउंडेशन, हमारा एक जामनगर में ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करती है कि उत्तम संतति कैसे करवाना। वो डॉक्टर्स के लिए होता है, वो कॉमन मैन के लिए नहीं होता है, पर ये भी हम करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर लिविंग प्रोग्राम, कि आप 3 दिन आप रहिए, स्टे कीजिए, हमसे एक्सपीरियंस करके जाइए, उषापान कैसे करना, दंत धावन कैसे करना, ये जो हमने बोला है सब, आपकी फूड में कैसे प्लानिंग, तो आपको एक्सपीरियंस करना और उसको वैसा फूड भी खाना। तो इस तरह से रेजिडेंशियल प्रोग्राम जस्ट फॉर लर्निंग, उसमें हम नॉलेज देते हैं, ऑर्गेनाइज कोई और करता है। जैसे ये पुणे में अभी रिसेंट प्रोग्राम किया था, लोनावाला में गोविंदा रिजॉर्ट में हमारी एक टीम है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। लोकायुर्वेद सब जगह कॉन्सेप्ट देता है, ट्रेनिंग देता है, जैसे मैं अभी नॉलेज दे रही हूँ, तो नॉलेज पार्टनर, ट्रेनिंग पार्टनर, कॉन्सेप्ट पार्टनर, इम्प्लीमेंटेशन पार्टी दूसरी होती है, वो हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारा काम है समाज को ज्ञान देना, तो हम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं रहते। ये हमारा रिसर्च सेंटर है जामनगर में।
तो इसे आयुर्वेदा सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जामनगर को छोटा काशी कहते हैं। तो इसी के मैं अपना वक्तव्य पूरा करती हूँ। आपको